आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के पीछे कौन से लोग हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, आखिर क्या चाह रहे हैं वो लोग, क्यों पहुंचे वो लोग जंतर मंतर, जैसे सीजेपी पहुंची थी, इस पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या कहना है, और इस देश में अभी जाति की स्थिति क्या है, इन्हीं सब पे बात होगी इस स्टोरी में। इस स्टोरी को शुरू करते हैं जंतर मंतर का जो 21 तारीख वाला आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, उस प्रोटेस्ट के दो बड़े चेहरों से। तो आंदोलन के मौसम में एक और आंदोलन उपज रहा है। आपने देखा कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहे, झारखंड की बात करी, अब यहां पर दिल्ली में फिर से आ गए जंतर मंतर पर, जहां पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात हो रही है। तो एक इसमें चेहरा है हर्ष दुबे, जिनका नाम है, उनका क्या कहना है सुनते हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत बर्बरता के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने की कोशिश करी। इतने लोग जंतर मंतर पहुंचे जितने आज तक कभी नहीं पहुंचे। पहली बार में इतने लोग आए थे, सभी को लाठियां मार मार कर उठा कर फेंक फेंक बाहर कर दिया। एक यूट्यूबर हैं, अजीत भारती नाम है उनका, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट को। उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिसपे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। फिर एक रास्ता है ईडब्ल्यूएस को एससी के एटपार्ट ट्रीट किया जाए। आगे आने वाले समय में ये जंतर मंतर कितनी जगह पे जाएगा, ये संभवतः सरकार को पता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसको भी जेनजी लीड कर रहा है। इसमें प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट के लोग हैं जो चाहते हैं कि एकेडमियाँ हो, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो एडमिशन्स हैं या जॉब में जिस तरीके का रिजर्वेशन है उसको हटाया जाए। इन लोगों ने भी सीजेपी की तरह अपना जो मूवमेंट है वो इंस्टाग्राम पे ही शुरू किया। अभी इनके तकरीबन 5.5 to 6 मिलियन के बीच फॉलोअर्स हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि आखिर कोर डिमांड्स हैं क्या। तो इनकी जो डिमांड्स हैं उन्होंने सबसे ऊपर इसको पिन करके रखा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया एक्स पर देखेंगे, आप देखिए इसमें सबसे पहली डिमांड है कि विथड्रॉ द यूजीसी एक्ट, रिपील द SC/ST एक्ट, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड यूनिफॉर्म कट ऑफ्स, review caste-based welfare schemes, implement the creamy layer principle across SC, ST and OBC categories, abolish caste-based reservation and reform the system based on economic conditions। तो मेजरली आप देखेंगे तो घूम फिर कर बात ये आ रही है, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम रिजर्वेशन है, एग्जिस्ट करता है, जो हमारे यहाँ जिस पर कैप लगी हुई है कि 50% रहना चाहिए, उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं जो गरीब तबका है, EWS सेक्शन जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बल्कि मिल तो रहा है, रिजर्वेशन अभी भी मिलता है, बट इनके हिसाब से कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। इनके प्रोटेस्ट को जो मीडिया कवरेज मिली है, उस मीडिया कवरेज में सोशल मीडिया के बियॉन्ड जाके जो डिटेलिंग हुई है डिमांड्स की, उनमें क्या कुछ बातें हैं अब आपको वो बताते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी मांग ये है कि जो सरकारी नौकरी है या यूनिवर्सिटी में होने वाला एडमिशन, ये प्योर मेरिट के बेस पे होना चाहिए। इसमें रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कास्ट का जो कोटा है आप उसको रिप्लेस करिए, और वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटस है किसी भी फैमिली का, या अगर डिजेबल लोग हों, फिजिकली चैलेंज जिनको इन दिनों दिव्यांग कहते हैं, कोई ऑर्फन हो या किसी शहीद का परिवार हो। इनका ये भी कहना है कि जो एक चीज़ इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, जो फॉर्म्स आते हैं तमाम एडमिशन के या सरकारी नौकरियों के, उनमें कास्ट का कॉलम हटा के वन नेशन वन आइडेंटिटी, मतलब एक देश और एक पहचान जैसी बात होनी चाहिए। तमाम मांगों में एक बड़ी मांग ये शामिल है कि एक गवर्नमेंट वाइट पेपर आना चाहिए। उस वाइट पेपर में ये बताया जाना चाहिए कि पिछले 8 दशक में जो आरक्षण जिस तरीके से लागू हुआ, जिन लोगों को मिला, उससे किसका भला हुआ, किसका भला नहीं हो पाया, ये तमाम चीज़ें सरकार को बतानी चाहिए।
तो जंतर मंतर बनाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। अब आप देखिए वहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है पुराने ज़माने से, वो समय बताती रहती है और यही समय है जो बदलता रहता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले तक सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, अब समय बदला तो अब यहाँ पर रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। तो परमिशन की बात जो आई कि दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को यहाँ पर डिटेन किया क्योंकि अच्छी खासी तादाद में लोग पहुँचे थे वहाँ पर। 21 तारीख को ये कॉल किया गया था पूरा प्रोटेस्ट। उसके बाद लोगों को डिटेन किया गया। अलग-अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कहीं पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी करी। उसके बाद कुछ ये भी लिखा आ रहा है कि जो महिलाएँ वहाँ पर अपनी हक माँग रहे थे, उनके साथ भी कुछ प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बदतमीज़ियाँ हुई और हालाँकि पुलिस ने बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ उनको डिटेन करके वहाँ से ले गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये निकल के आ रहा है कि जो अभी इकोनॉमी की हालत है उसकी वजह से जो यूथ है उसमें बहुत गुस्सा है। यही बात जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उस टाइम पे भी कही जा रही थी। ये कहा जा रहा है कि जो कंपटीशन है, बहुत कम नौकरियां जो है पब्लिक सेक्टर में, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में, उसमें जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से, ये तमाम वजहें जो हैं वो इन तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं उनका ट्रिगर बन रही हैं। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है उसको जो एज लिमिट्स होती हैं, जो अटेम्प्ट्स होते हैं, वो इन कंपैरिजन विद वो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कोटे होते हैं उनसे कम मिलते हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इतने लंबे टाइम से जो ये रिजर्वेशन की प्रक्रिया चली आ रही है उस पर आप वाइट पेपर लेके आइए और बताइए कि मामला कहाँ तक पहुँचा, ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उससे सोसाइटी को कितना फ़ायदा हुआ। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है उसके ऊपर हर एक नेता अपनी पक्ष की बातें रखता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मायावती क्या कहना चाह रही हैं। एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि वो एक दलित नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं उत्तर प्रदेश की। वो लिखती हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एससी, एसटी व ओबीसी समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई नई मांग कतई भी उचित व देश हित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज, विकसित व सम्मानित देश बनाने की संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। मायावती ने ईडब्ल्यूएस के ऊपर भी कुछ अपनी बातें रखी हुई हैं। वो क्या कुछ कहना चाह रही हैं उसके ऊपर वो भी एक बार देख लीजिए। तो एक्स पर ही उन्होंने शेयर किया हुआ है। वो कह रही हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, जिसका भी सही लाभ अपर कास्ट समाज के गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि इसमें छलावा अधिक हो रहा है। तो देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि करप्शन तो है ही। अगर ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर रिजर्वेशन मिल भी रहा है तो वो सही जगह पर नहीं मिल पाता है और ये हर जगह हम लोगों को देखने को मिलता ही है। कहीं ना कहीं से खबर आती ही रहती है कि जो हक जिसको मिलना चाहिए उसको वो मिल नहीं पा रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है। जब नेता हैं तो एक दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी चलाते रहते हैं। तो मायावती यहाँ पर आखिरी में लिखती हैं, लेकिन इसके बगल में जंतर मंतर पर दलित व शोषित के जातीय आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करवाने के लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। वहाँ पर वे व उनके कोई भी कांग्रेसी साथी उन्हें समझाने तक के लिए भी नहीं गए, जिससे इन वर्गों के प्रति इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है। तो ये मायावती कह रही हैं। इसके अलावा और एक नेता हैं चंद्रशेखर, वो क्या कह रहे हैं तरुण? दलित पॉलिटिक्स में अभी मायावती से बड़ा चेहरा इंडिया में अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एक उभरते हुए नेता और हैं चंद्रशेखर। उन्होंने भी मतलब इस मामले पे अपनी राय दी है ट्वीट करके। आपको आगे बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में जमींदारी व्यवस्था जैसी बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज जब भारत में थे तो उन्होंने जमींदारों के थ्रू देश पे राज किया, तो मुट्ठी भर लोगों के पास ज़मीन रह गई थी। जब वो चले गए तब इस तरीके की कोशिशें हुई चंद्रशेखर के अकॉर्डिंग कि भूमि सुधार हो और जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें मिले, उनके जीवन में सुधार हो, लेकिन ये हो नहीं पाया। उनके अकॉर्डिंग जिस स्तर का होना चाहिए था उस स्तर का नहीं हो पाया। इसी में उन्होंने कहा कि ऐसी ही चीज़ों ने नक्सल आंदोलन को जन्म दिया। फिर उन्होंने एससी को मिलने वाले रिजर्वेशन के अलावा 1990 के दशक में लागू हुए ओबीसी रिजर्वेशन पे बात की है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे भी उन्होंने बात की है। ऐसे तमाम रिजर्वेशनों पे बात करते हुए उनका कहना है कि अभी भी देश में कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे लैंडलेस हैं, बड़े सारे ऐसे जो कास्ट से आने वाले लोग जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो लैंडलेस हैं। एजुकेशन में उनका ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नौकरियों में उनका ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिक्स में जिस स्केल का रिजर्वेशन होना चाहिए वो नहीं है, मीडिया में भी
उनकी हिस्सेदारी नहीं है। और इन तमाम चीज़ों पे बात करते हुए उनका कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो वंचित समाज हैं उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के हिसाब से न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि धन, धरती, सत्ता और देश के महत्वपूर्ण संसाधनों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी तथा वास्तविक और सामाजिक न्याय हो। इसके अलावा अखिलेश यादव जो सांसद हैं वो भी कुछ कह रहे हैं। हमेशा से उनकी पार्टी पीडीए की बात करती रहती है, तो उन्होंने एक्स पर लिखा है, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। तो अखिलेश यादव ने ये साफ साफ कह दिया, इनको लग रहा है कि ये कोई न कोई षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि ये हमेशा से रिजर्वेशन की बात करते आए हैं। क्योंकि पीडीए की जब बात करते हैं तो वहाँ पर रिजर्वेशन तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उनको सपोर्ट करती ही है। तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि ये षड्यंत्र है। ये तो वो तमाम नेता हो गए जो सत्ताधारी पार्टी के नेता नहीं है, न तो उनके सहयोगी हैं। अब आपको सुनाते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा है इस पूरे मामले पे, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उस वीडियो में उन्होंने जो बात कही है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कही है। सुनिए कि चिराग क्या रहे हैं। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी हमेशा से ये कहते आए हैं, उनका अगर आप देखेंगे पुराना एक ब्लॉग है, पूरे बात उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जो रिजर्वेशन के ऊपर कहा है कि जो 50% का कैप है उसको हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर जिसकी जनसंख्या जिस हिसाब से है उसके प्रपोर्शन में उनको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जातिगत जनगणना की जो बात चंद्रशेखर ने भी अपने ट्वीट में करी हुई है, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जातिगत जनगणना की मांग वो कर रहे हैं और जहाँ पर जिस हिसाब से SC, ST, OBC जो भी संख्या जिसकी है उसके प्रपोर्शन में उनको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तो हो गई इसकी बात कि यह आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इसका ट्रिगर क्या है और इस पर अक्रॉस पॉलिटिकल स्ट्रीम किस तरीके का रिएक्शन है, पक्ष विपक्ष दोनों का। अब बात करते हैं देश में जो जाति की स्थिति है उसके ऊपर, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो इसके लिए नहीं लाया गया था कि किसी भी समाज को आर्थिक रूप से ऊपर लाया जाएगा। ये एक पहलू है रिजर्वेशन का, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन समाज के लोगों को इतना मजबूत किया जाना चाहिए ताकि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है वो मत हो। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। इस वीडियो में संसद में बोल रहे हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। नेता विपक्ष राज्यसभा के साथ ये हो रहा है तो बाकी के समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, इसकी भी खबरें लगातार आती रहती हैं। हालांकि उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने कहा कि बीजेपी की ये मानसिकता नहीं है। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। तो सिर्फ राज्यसभा से ही खबर नहीं, और भी आप खबरें देखेंगे तो 21 अगस्त की द हिंदू की ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी के एक MLA हैं, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हर जगह अभी भी देखने को मिल रहा है। आप कुछ रिपोर्ट्स उठा के देख लेंगे तो लाइन से आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, मीडिया रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है।
हर 15 दिन में एक ऐसी स्टोरी आती है कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी पे बारात जाने की कोशिश कर रहा था, पत्थरबाजी हो गई, मारामारी हो गई, वायलेंस हो गई, FIRs हैं न्यूमरस। तो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने की जब बात होगी तो एक सवाल डेफिनेटली ये रहेगा कि जो स्थिति बदलनी चाहिए थी क्या वो बदली है? ये आप भी जब ये एपिसोड हमारा देख रहे हो तो आप डेफिनेटली बताइएगा कि क्या आपने जाति आधारित भेदभाव को अपने जीवन में, अपने आसपास के समाज में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। चूँकि ये मामला लंबा चलने वाला है, बड़े सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये प्रोटेस्ट बड़े होंगे। इससे जुड़ी स्टोरीज़ पे हम बने रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं समाप्त। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।